Good morning. First session, Chintan और साहित्य. मिली ऐश्वर्या, प्रकाश उदय, वंदना राग, राकेश मंजुल, Ravindra Bharti, moderated by Vinod Anupam. What does it mean to be a writer in a world staring into an uncertain future? As writers, we search for a form to write about things that affect people's lives, not as reportage, but as storytelling, incorporating ideas that speak to each other through time and space. So without any further ado, I would like to ask Mili Aishwarya, Prakash Uday, Vandana Rag, Rakesh Manjul, Ravindra Bharti, Vinod Anupam, please take to the stage. बहुत बहुत धन्यवाद अहद अनहद और इस सुबह की बेला में, ये सुबह ही है, 10 बजे का समय, आप सब आ सके इस गंभीर विषय पर बातचीत के लिए। गंभीर इस अर्थ में कि ये विषय जब मैंने देखा साहित्य, चिंतन और साहित्य, तो मुझे लगा इस पर बात क्या करनी है। ये मेरे लिए भी थोड़ा कठिन विषय था, इसीलिए मैं इसे गंभीर कह रहा हूँ। और मुझे लगा कि इस पर यदि सैद्धांतिक बातों की शुरुआत होगी तो चिंतन की जितनी धाराएं भारत में हैं, यदि उसकी गिनती करने लगे तो 1.25 घंटे चले जाएंगे, और यदि उसकी परिभाषा और उसकी व्याख्या में लग गए तो ये पूरा 2 दिन चला जाएगा, सिर्फ भारत की चिंतन धाराओं पर यदि बात करें तो। लेकिन चूंकि चिंतन और साहित्य है, हमारे साथ लेखक बैठे हुए हैं, कथाकार, कवि, और जो साहित्य को करीब से देखती हैं प्रकाशक मिली जी हैं। इन्होंने साहित्य का व्यवहार पक्ष देखा है। मुझे लगता है कि बातचीत इन मुद्दों पर हो, हमारे साहित्य में चिंतन किस तरह से अकोमोडेट होता है, किस तरीके से शामिल हो जाता है। बहरहाल कल हम लोग उद्घाटन समारोह में थे और अहद अनहद पर 2-3 बातें आई। पहली बात व्योमेश शुक्ला जी ने करी। उन्होंने कहा कि अहद संस्कृत का शब्द, फारसी का शब्द है, अनहद संस्कृत का शब्द है। अहद का मतलब एक और अनहद का मतलब अनेक। तो ये एक को अनेक करने की ये शुरुआत है, और ये कहीं न कहीं फारसी और संस्कृत को जो एक मंच पर लाने की कोशिश है, इस तरीके से भी देखने की शुरुआत हुई। दूसरी बात रघुराय जी ने कही। उन्होंने कहा ये हद को तोड़ने की बात है, हद और अनहद। उन्होंने कहा हद में हम सीमाओं में बंधते हैं और अनहद जो है सारी सीमाएं तोड़ देती है। एक जो अनहद है, हम जिस अनहद से रूबरू होते हैं वो कबीर का अनहद है, हम कबीर के अनहद को ही जानते हैं। तो एक शब्द जो है अहद अनहद, उसकी इतनी सारी व्याख्याएं हो रही, इतने सारे चिंतन एक शब्द पर हो रहे हैं, अहद अनहद। ये हमारा पहला सत्र है। मुझे लगता है कि बातचीत की शुरुआत हम लोग यहाँ से करें कि व्योमेश जी का जो कहना था, रघुराय जी का जो कहना था, हम अहद अनहद को लेकर के क्या सोच रहे हैं। अहद अनहद शब्द जब हम सुन रहे हैं तो हमारा चिंतन कहाँ पहुँच रहा है। तो चयन नहीं करते हुए मैं क्रमवार ही शुरुआत करता हूँ। प्रकाश उदय जी, आपके लिए ये अहद अनहद क्या है? आप सबको नमस्कार। मेरे लिए दोनों बातें, जो एक और अनेक का समावेश और हद और बेहद का समावेश, दोनों महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण है आहत और अनाहत का समावेश। जो ध्वनि निकलती है वाद्य यंत्र से, उसमें आहत ध्वनि होती है, और जो योग से करते हैं एक अनहद नाद भीतर उठता है। तो रघुराय जी जो बात कर रहे थे, मैं वहीं से शुरू करता हूँ
कि ये समय अगर हम लोग कहते हैं कि कठिन है, तो ये शाश्वत किस्म की बात है। कोई भी समय ऐसा नहीं होता है जिसके बारे में हम ये कहें कि वो कठिन नहीं है। ये ज़रूर है कि शुक्ल जी ने जो कहा था कि सभ्यता जैसे जैसे विकसित होगी, कवि कर्म वैसे वैसे कठिन होता जाएगा, साहित्य कर्म कह लीजिए। और जो दूसरी बात थी कि उतना ही जरूरी होता जाएगा। तो चिंतन के लिए समय एक तरह से नहीं है जैसा है। हम सोच कर बोलें ऐसा समय नहीं दिया जा रहा है। तुरंत हमको किसी बात पर अपनी प्रतिक्रिया रख देनी है। जैसे मुंह में अंगुली डाल के बुलवा देते हैं और बोलना पड़ता है, जरा भी सोचने के लिए समय नहीं मिलता है। तो अगर हम ध्यान से देखें, मैं ज़्यादा समय लूँगा तो मुझे टोक टाक दीजिएगा, कि चिंतन अगर एक प्रक्रिया है और विचार उसकी परिणति है, तो साहित्य का संबंध चिंतन से ज़्यादा है, प्रक्रिया से ज़्यादा है, परिणति से कम है। ये वैसे ही है जैसे हारमोनियम पर वो जो बता रहे थे ना कि एक बिंदु पर हाथ पड़ गया तो उसने पा लिया और जो दौड़ा रहा है वो ढूंढ रहा है। साहित्य के लिए दौड़ाना जरूरी है, पा लिया ये महत्वपूर्ण नहीं है। विचार ऐसी चीज़ है कि आपको बने बनाए विचार भी मिल जाते हैं, लेकिन चिंतन एक प्रक्रिया है और वो साहित्य से ज़्यादा, साहित्य के संदर्भ से ज़्यादा जुड़ता है। इसलिए वो मौजू है, इसलिए उसके लिए समय खराब है, ये ठीक है। समय कम है और हम अगर ठीक से देखें तो 1 घंटा में पहले जितना 1 घंटा होता था, अब उतना 1 घंटा नहीं होता है। समय की इकाइयों पर एक पहर पहले जितना था, अब वो उससे कम है। मुझे डर है कि जैसे 10 पैसे और 20 पैसे का सिक्का गायब हो गया, चवन्नी अठन्नी गायब हो गई, उसी तरह किसी समय की जो छोटी इकाइयां हैं, सेकेंड और मिनट और पल और छिन और 2 पल, ये सब भी गायब न हो जाएं, भगवान न करें। लेकिन ये उसी के बीच हमको अपने लिए भी सोचने के लिए, प्रक्रिया में जाने के लिए परिणति, मैं महसूस ये कर रहा हूँ कि प्रायः साहित्यकार तो एक तरह से विचार पर पहुँच गए हैं। उन्होंने मान लिया है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। जबकि यहीं पटना के कवि थे ज्ञानेंद्र पति, उनकी एक पुस्तक है संशयात्मा। संशय जैसे निकल गया है, साहित्य की आत्मा है। ये तय है कि संशयात्मा का विनाश होगा, जिसका नहीं होगा वो सोचे। साहित्यकार के लिए संशयात्मा होना जरूरी है और वो संशय जरूरी है, मुझे लगता है। मुझे लगता है कि ये बेहतर समय था। इन्होंने समय की बात करी। इस समय हमारे पास कम होता जा रहा है। इस 1 घंटे के सत्र में चिंतन और साहित्य पर बातें हमारे पास, हमारे साथ इतने महत्वपूर्ण वक्ता हैं। तो वंदना जी, अब इन्होंने व्याख्या कर ही दी है समय की, तो अब मैं थोड़ा अनहद पे फोकस करना चाहूँगी। आपने अनहद की बात कही, तो मुझे लगता है कि हम पारंपरिक ज्ञान को का समावेश करते हुए जब कथा साहित्य रचते हैं या कविता रचते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हम धरोहर से प्रेरित तो ज़रूर होते हैं, लेकिन साथ में जो समसामयिक चुनौतियां हैं उसका भी हमें अन्वेषण करना होता है और उसको भी हम अपने कथा संसार में, अपने रचना संसार में शामिल करना चाहते हैं या करते हैं। सायास अनायास हम करते हैं। अनहद उससे जुड़ा हुआ मामला लगता है मुझे। अनहद जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितना चाहें उसमें चिंतन की धाराओं को शामिल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि शुरुआत से अगर शुरू करें तो जितनी मीमांसाएं हुई हैं, हम थोड़ा फ़िलॉसफी में जा सकते हैं, वहाँ से उठा सकते हैं अपने चिंतन को। और चिंतन सिर्फ विचारधारा का चिंतन नहीं होता है। चिंतन में आप जो समसामयिक घटनाएं हैं उनका भी समावेश करते हैं और वो अपने आप
होता चला जाता है, तो दोनों का जो जुड़ाव होता है उससे, अगर मेरी खुद की रचना प्रक्रिया जानना चाहेंगे तो उसी से जाकर रचना निकलती है। और ये मुझे लगता है एक सामूहिक चेतना की बात से भी जुड़ती है। अनहद जब हम बोल रहे हैं तो हम सामूहिक चेतना को भी एड्रेस कर रहे हैं। हम बिल्कुल एकल होकर समाज में, भले ही आज के समय की डिमांड है कि हम एकल होकर सोचें, लेकिन एकल होकर चिंतन नहीं किया जा सकता है। आप अकेले बंद कमरे में बैठकर कुछ चीज़ों की कल्पना कर लें और सोचें कि उससे हमने साहित्य रच लिया, वो नहीं होता है। उसमें आपका पूर्व और आने वाला समय भी, आने वाला भविष्य भी, उसका भी समावेश होता है। इस लिहाज से अनहद एक इमेंस पॉसिबिलिटीज़ की घटना हो सकती है, और वो घटना समावेशी घटना है। मेरे लिए अनहद का अर्थ समावेशी होना है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का एक साथ एक समय पे एक बहुत सकारात्मक अंदाज में अपने साहित्य में उतारना है। ये मुझे लगता है बातचीत की शुरुआत में एक परिचय की औपचारिकता होती है, लेकिन मुझे लग रहा था कि सारे चेहरे इतने जाने पहचाने हैं कि परिचय की ज़रूरत, परिचय में समय हमने नहीं गंवाया और सीधे बातचीत शुरू कर दी। आप हमारे साथ मिली जी हैं। मिली जी पेंगुइन, मिली जी से परिचित भले ही ना हो, पेंगुइन से हम सब परिचित हैं, पूरा भारत। बच्चा जन्म लेता है वो पेंगुइन के साथ होता है। तो मिली जी हमारे साथ हैं, और जिस तरीके वंदना जी ने जो बातें कही, सामूहिकता, तो ये जो हमारा अहद अनहद शब्द, इसको आप कहाँ किस तरीके से देखती हैं? धन्यवाद। मैं दो बात पहले कहना चाहूँगी। एक तो यहाँ पे फ़ोन नहीं चल रहा है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। हम सब आराम से एक दूसरे को देख करके बातें कर सकते हैं। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि मैं काफ़ी टॉक्स या बुक फेस्टिवल्स में जाती हूँ, लोग फ़ोन पे ही लगे रहते हैं हमेशा। तो आई थिंक दिस इज़ अ ब्लेसिंग हियर। और दूसरी कि माफ़ करेगा, मेरी हिंदी आपकी जितनी अच्छी नहीं है, तो मैं शायद इंग्लिश में बोलूँगी और कोशिश करूँगी जितना कुछ मैं हिंदी में एक्सप्रेस कर सकूँ। हमने, हमारे पैनलिस्ट ने आज अनहद अनहद को अपने तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन किया, डिफरेंट उनके पहलुओं को बताया। मेरे लिए एज अ पब्लिशर, एज अ प्रकाशक, मैं एक तो पहले ये सोचती हूँ कि जो हम पब्लिश करते हैं, जो किताबें हम लाते हैं, वो कितनी डाइवर्स हैं, तो एक जो अनेकता, क्योंकि इंडिया जैसे हमारा कंट्री है, इतनी लैंग्वेजेस हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ है हर रीजन की, सब लैंग्वेज बदलता है, इश्यूज़ बदलते हैं थोड़े थोड़े किलोमीटर्स पे। तो हम क्या वो सब अपने साहित्य में, अपने लिटरेचर में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं? तो जब हम पब्लिश करते हैं तो हम ये सब बातों के बारे में सोचते हैं, लैंग्वेजेस के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमारा इतना रिच कल्चर और ट्रेडिशन है। और आजकल एक अच्छी बात ये भी हो रही है कि ट्रांसलेशंस बहुत अच्छे कर रहे हैं और लोग इंटरेस्टेड हैं ट्रांसलेशंस में, लैंग्वेजेस में। तो इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली भी। एंड हमारी जो बुकर विनर किताब है गीतांजलि श्री की, हिंदी में थी, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई। और अभी पेरुमल मुरुगन की किताब जो है नॉवल पायर, वो भी तमिल की किताब है ओरिजिनली, और अब इंग्लिश में ट्रांसलेशन में पूरी दुनिया पढ़ रही है उसको। तो आई थिंक ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आई थिंक लिटरेचर एंड स्टोरीज ऑल्सो यूनाइट पीपल. And if they can unite people not only within the country but across continents, I think that is a big thing, because हम अपनी स्टोरी, अपने इश्यूज, अपने वॉइस पूरी दुनिया से शेयर कर पाते हैं. तो आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है. और मैं खुश हूँ कि ये ओपनिंग सेशन में हम इस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये राकेश मंजुल जी के पास अनुभव है कई क्षेत्रों में काम करने का. सिनेमा में इन्होंने पूरी गंभीरता से काम किया है, साहित्य में काम किया है, सामाजिक क्षेत्रों में लगातार सक्रिय रहे हैं. दर्शन का मामला, ये अलग अलग विधाओं में पूरे अधिकार के साथ इनकी सक्रियता दिखती है, ये पीछे नहीं रहते हैं. ये विषय मुझे लगता है कि मौजू है कि इन पर इनसे थोड़ा विस्तार से सुना जाए.
हम आज जिस सेशन में हैं उस सेशन में कल से ही कुछ बातें शुरू हुई और वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत बहुत ख़ास हैं। उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत से ही लोगों ने इस बात को समझना शुरू किया कि ये अहद अनहद क्या है। हम भाषाई स्तर पर गए, हम वैचारिक स्तर पर गए, हम उसे स्वीकारने के स्तर पर गए, संवेदना के स्तर पर गए। अभी जैसा वंदना जी ने कहा, बड़ा अच्छा कहा, बहुत बहुत बेहतर कहा उन्होंने, क्योंकि हम सबके बीच में एक सक्रिय लेखिका के रूप में, एक उपन्यासकार के तौर पर हैं वो, और एक उपन्यास उनका बिसात पर जुगनू संभवतः मैंने कुछ अर्से पहले देखा था। उसकी रचना प्रक्रिया को लेकर उन्होंने कुछ बातें कही थी और मैं वही, चूँकि टॉपिक जो है वो चिंतन और साहित्य है, और शुरुआत में ये बात प्रकाश उदय जी ने कही कि हमारे पास समय कहाँ है, जिसको बंदन जी ने कहा कि समय जो है वो एकांगी नहीं होता। ये बात सही है। दरअसल है क्या कि हर रचनाकार की रचना प्रक्रिया ही उसके लिए अनहद होती है, और उस अनहद को वही सुन पाता है। वो अपने विस्तार में जब जाता है, उस रचना प्रक्रिया की चीज़ों को देखता है, तब वो अहद करता। अहद का एक मतलब संकल्प भी होता है। हमारे यहाँ लोक भाषा में अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने अहद किया, और अहद का एक मतलब जब संकल्प होता है, तो वो संकल्प जब आपको अनहद तक ले जाता है, आप उस संकल्प के प्रति इतने ज़्यादा विचारवान तरीके से लग जाते हैं कि आप उस संकल्प की ध्वनि को आत्मसात करने लगते हैं। वो अनहद है, और वही अनहद आपको प्रेरित करता है बार बार कि आप उस रचना को लिखें। चिंतन को लेकर जो बातें हो रही हैं, जो बात चिंतन की है कि चिंतन का समय कहाँ है, एक ये सच है। वी आर सराउंडेड बाय द स्क्रीन्स। हमारी कल्पनाशीलता नष्ट हो रही है। हम फिक्स हैं, हमें पता है कि हमें जो दिखाया जा रहा है हम उसी को देख रहे हैं। ये जो चिंतन का दौर है, ये जो समय है, समय इसलिए खतरनाक है। समय सांस्कृतिक रूप से आपको बराबर उसमें आपकी धारा पर हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिए खतरनाक है। हर राजनीतिक समय खतरनाक होता है, लेकिन अंतर्धारा में जब सांस्कृतिक चेतना होती है तो वो समय को चुनौती दे देती है, और वो समय जो तत्कालीन समय में बनता है भरभरा के गिर जाता है, बचता ही नहीं। और ये अनवरत प्रक्रिया है जो चलती रही है और चलती रहेगी। तो इसलिए किसी समय से नहीं घबराना है। घबराना इस बात से है कि हम अपने चिंतन में उस साहित्य को रच पा रहे हैं या नहीं रच पा रहे हैं। हम अपने चिंतन में उस साहित्य की रचना प्रक्रिया का अनहद सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। हम उस अनहद को सुनने के लिए ईमानदार हैं या नहीं हैं। तभी साहित्य सत्य की तरफ बढ़ेगा। साहित्य और सत्य से सीधा वास्ता है। सत्य वो नहीं होता जो लोग देखते हैं, सत्य वही होता है जो रचनाकार देखता है। और रचनाकार अगर बेईमान हो गया तो पता नहीं कितने लोगों को असत्य दिखा देगा, इसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। मैंने अभी सामने मेरे त्रिपुरारी जी बैठे हैं, माधोपुर का घर, अभी उनका उपन्यास आया, मैंने पढ़ा। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने उनसे कहा भी था, मैं पूरा नहीं पढ़ सका, लेकिन एक संवेदनशीलता इस बात से है उपन्यास में, जो बात अभी वंदना जी ने कही कि हम पुरानी धरोहरों से प्रेरित होते हैं। वंदना जी ने कहा कि मैं 2 समाचारों से प्रेरित हुई थी। एक समाचार ये था कि बामियान में बुद्ध की मूर्ति उड़ा दी गई, और दूसरा समाचार ये था कि चीन की एक लड़की वहाँ जाना चाहती थी। मेरे ख्याल में आपने ऐसा कहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। त्रिपुरारी जी के यहाँ जो सूत्रधार है
मनुष्यों के बीच में एक कुत्ता है जिसके अपने ऑब्जर्वेशन है, जो ठहरते हुए घर को देख रहा है, और उसका अपना अनहद है जो रचनाकार के माध्यम से सामने आ रहा है। अनहद वो है, अनहद यहीं से डिस्क्राइब होता है। अनहद वो था जिसके बारे में कल रघुराय जी ने एक छोटी सी बात कही थी कि जो बीट हम मिस करते हैं, जो लगातार तरंगित होते हुए जो धड़कन है हमारी, उसके बीच में एक स्पंदन जो हम मिस करते हैं, दरअसल वही उनके विजुअल फ्लिक का वक्त होता है, वही क्षण होता है जिसमें उस जो मिस्ड बीट है उसको वो कैप्चर कर लेते हैं। अनहद वहाँ से पकड़ा जाता है। अहद तो हमें करना है, हम करेंगे उस अनहद को सुनने के लिए। अब इसमें वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, इसके बाद जब अनहद अहद हो जाता है तब उसके बाद मार्केटिंग का काम है। वो मिली जी यहीं है, तो वो मार्केटिंग है। अब अनहद और अहद और अनहद की अगर मार्केटिंग भी है तो वो खतरनाक समय है, वो समय खतरनाक है जब आप मार्केटिंग पर डिपेंडेंट हो गए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि चिंतन और साहित्य को इसी स्थिति में देखना चाहिए कि चिंतन अगर विचार प्रेरित है, विचार से आरोपित है, तो वो चिंतन ठीक नहीं है। लेकिन वो चिंतन जो मुक्त है, छंद की तरह है, स्वच्छंद है, वो चिंतन अनहद तक ले जाएगा आपको। मैं अपनी बात बिल्कुल, धन्यवाद राकेश जी। ये आपने जो जहाँ से अंत की, हम वहीं से बात शुरू करना चाहेंगे। आपने कहा चिंतन विचार से प्रेरित ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, चीज़ें ईमानदारी से सामने आती हैं। सही बात है। मुझे लगता है कि चिंतन बनाने की चीज़ भी नहीं है, चिंतन क्रिएट नहीं होता है। चिंतन कहीं ना कहीं हमारी स्मृतियों से आता है। हम जिस समाज में रह रहे होते हैं, जो हम बचपन से पढ़ रहे होते हैं, जो हम बचपन से देख रहे होते हैं, जो बचपन से हम जी रहे होते हैं, चिंतन कहीं ना कहीं वहीं से हमारे मन में तैयार होता है और वो चिंतन बनता है जिसके बाद हम अपनी रचना प्रक्रिया में उसे इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ये बहुत दावे, जब भी हम चिंतन को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, चिंतन को बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी समझ को तैयार करने, ये लिखें, इस चिंतन के साथ लिखें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा प्रभावशाली होगा, तो चीज़ें फिर ईमानदार नहीं रह पाती। कल एक मज़ेदार रघुराय जी का वक्तव्य कल मुझे लगता है कि इस अहद अनहद कार्यक्रम के लिए एक एसेट के रूप में हो सकता है। जिस तरीके की बातें उन्होंने कही थी, उन्होंने एक और मार्के की बात कही थी। उन्होंने कहा था किसी रचनाकार के लिए सबसे बड़ा खतरा उसकी स्मृतियाँ होती हैं। उन्होंने कंप्यूटर का उदाहरण दिया था कि ये जो मेमोरी है वो उसका सबसे बड़ा खतरा होता है, ये उसके मौलिकता को प्रभावित करता है। हम लोग बात कर रहे हैं कि चिंतन हमारा जो है वो स्मृतियों से क्रिएट, स्मृतियों से ही बनता है। स्मृतियां हमारे मन में, यदि हमने जो बचपन में नानी से जो कहानियां सुनी, दादी से जो कहानियां सुनी, दादा को जिस तरीके से चलते देखा, दादा को बात करते देखा, तो वो फिर हम किस तरीके से अपने आप को समृद्ध कर पाएंगे। रघुराय जी, लेकिन उनकी बात भी हम काट नहीं सकते हैं। स्मृतियां कहीं ना कहीं हमें मौलिक होने से रोकती हैं, हमें प्रभावित करती हैं। हम उस तरीके के हों। एक रचनाकार के लिए स्मृतियां या चिंतन किस तरीके से उसे समृद्ध करता है और किस तरीके से उसके लिए सीमा बनता है। हम लोगों ने देर से शुरू किया है तो धर्म है हम लोगों का कि जल्दी ख़त्म करें। तो मैं थोड़ी इधर उधर की बातें करता हूँ। एक तो कबीर को याद करता हूँ कि हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे, ताके मता अगाध।
हम इस फेरे में न पड़ें कि स्मृतियाँ हमारे काम की हैं, कि स्मृतियाँ हमारे काम की नहीं हैं। हम ये ज़रूर देखें कि कितना हम उनसे बंध जाते हैं, कितना हम उन्हें पार कर पाते हैं। और याद रखें कि दुनिया में सिर्फ चित्त नहीं है, पट नहीं है, करवट भी है, दाहिने करवट भी है, बाईं करवट भी है, और उतने पर ही हद नहीं है। इतने आसन हैं, कोरियोग्राफी का एक पूरा व्यापार है, न जाने कितने स्टेप्स हैं, नाटू नाटू में बहुत सारे हुए। तो हमें लगातार ये देखना है कि सिर्फ चित्त नहीं, सिर्फ पट नहीं, इतने पक्ष हैं हमारे पास। और हमें, अगर हम साहित्यकार हैं तो हमें मरना है, हमें टूटना है, हमें हर रचना के साथ मर जाना है, हर रचना को मार देने में पर्यवसित कर देना है, बंध नहीं जाना है उससे। और ये अगर हमारे मन में है तो हम इन चीज़ों पर बहुत नहीं पड़ेंगे। स्मृतियाँ हमें मारती भी हैं, स्मृतियों को हम भी मारते हैं। और ये रह गया राम रावण का अपराजेय समर, ये समर अपराजेय है। और यही न जीतना न हारना, निरंतर लड़ते रहना, निरंतर प्रक्रिया में होना, निरंतर गति में होना, यही जरूरी मुझे लगता है। इतने पक्ष हैं इसके कि मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि ये नहीं समेटा, वो नहीं समेटा। लेकिन मुझे भी याद रखना है और आप सबको याद रखना है कि हम लोग देर से पंगत में बैठे हैं और हम पर जल्दी खा के उठने का दबाव है। प्रकाश उदय जी ने तो थोड़ा गोल गोल घुमा दिया बात। हाँ, इन्होंने बातें बहुत कही, लेकिन क्या कही। हाँ हाँ, तो हाँ, लेकिन वो इनकी बातों को जो था, वो कुछ बातें जो गोल गोल होती हैं ना, वो सबकॉन्शियस में रह जाती हैं। वो आपको हो सकता है हफ्ते भर बाद, महीने भर बाद याद आए कि उदय जी ने ये बातें कही थी। तो इन बातों की एक खासियत होती है। सीधी बात होती है कि सीधे अटैक करती है, सीधे समझाती है, उसके बाद वो तय कर देती है। वंदना जी, आप तो सीधी कहने के लिए जी, तो मैं इस बात से वो गोल गोल वाली बातों से सहमत हूँ। लेकिन इस बात से कतई सहमत नहीं कि स्मृतियाँ या मेमोरीज़ हमें रचनात्मक होने से रोकती हैं। बिना स्मृतियों के, बिना मेमोरीज़ के आप रचनाकार नहीं हो सकते हैं। और मैं हर बार जहाँ भी ये बात चलती है तो मंजूर एहतशाम जी का जिक्र करना नहीं भूलती हूँ, क्योंकि एक बार मैंने उनसे कहा था कि एक मेरी कहानी थी, जो मेरी फर्स्ट कहानी थी, झगड़ा। तो लोग, किसी ने मुझसे पूछा, किसी बड़े साहित्यकार ने, अरे तुमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत झगड़े से की। और उसको काफ़ी डिस्पैरेजिंग ढंग से उन्होंने मुझे कहा कि आपने ऐसा लिखा। और उसमें एक हस्बैंड वाइफ के एक रात की कहानी थी, जो रात भर झगड़ा चलता है और सुबह चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो सभी को लगता है कि जब आप लिख रहे हैं, ख़ासतौर से कहानियाँ या उपन्यास, तो ये आपका ज़रूर फेल्ट एक्सपीरियंस है। तो यहीं पर दो बातें सामने आती हैं कि फेल्ट एक्सपीरियंस कुछ तो होता ही है, जो मंजूर एहतशाम कहते थे कि कमबख्त हर बार जब लिखता हूँ तो अपने अंदर से थोड़ा बहुत निकाल कर ही रचता हूँ, उसके बिना नहीं चलता। हो सकता है आपके जीवन का एक डायलॉग, एक कोई जेस्चर, एक कोई असर, एक कोई इंटरैक्शन आपके जीवन पर इतना गहरा प्रभाव डालता है, जो हो सकता है बचपन में आपके साथ कुछ चीज़ें हुई हों, जो मेमोरी बैंक में स्टोर्ड रहती हैं, वो निकलती हैं 30 सालों बाद। तो ऐसा नहीं है, हर रचनाकार कहीं ना कहीं अपने को खंगालता रहता है और उसमें उसकी मेमोरीज़ ही मदद करती हैं। और बिना मेमोरी के, मुझे याद नहीं आ रहा अभी किसने कहा है कि बिना मेमोरी के तो इंसान भी मर जाएगा और देश तो ख़त्म ही हो जाएगा, देश के लिए कोई संभावना बचती नहीं। तो मेमोरीज़ तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं किसी भी रचनाकार के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी परिवार के मुखिया के लिए या परिवार के बच्चे के लिए भी।
वही उसको जीवन जीने का उसको आत्मबल देती हैं। जहाँ तक चिंतन की बात है, आपने ये बात सही कही कि जहाँ हमारा लालन पालन होता है, जो हमारा परिवेश रहता है, उससे हमारा बहुत बार चिंतन प्रभावित होता है। पर मैं ऐसे उदाहरणों को भी जानती हूँ जो एक ख़ास तरह से पले बढ़े और फिर अचानक जाके उनकी चिंतन में बदलाव हुआ, वो बहुत ज़्यादा चिंतन करने लगे और विचारधारा, जैसे आप कह रहे हैं कि चिंतन को हम ज़्यादातर विचारधारा से जोड़ते हैं, तो विचारधारा से ना जोड़कर विचार से जब हम जोड़ते हैं चीज़ों को, तो चीज़ें बेहतर बनती हैं। चाहे वो रचनाकार हो, चाहे वो व्यक्ति हो, जब वो विचारवान होता है और तनाव से, विचारधारा के तनाव से मुक्त होता है, तब वो बेहतर स्वच्छंद होके, जैसे पहले भी यहाँ पर सबने कहा कि स्वच्छंद होकर जब वो रचना करता है तो वो बेहतर रचना करता है। लेकिन ये बात सच है कि आपके अंदर कोई न कोई विचार या विचारधारा ज़रूर बुलंदी से मौजूद रहती है, तभी आपकी शिनाख्त एक लेखक के तौर पर होती है। माना जाता है अच्छा ये ऐसा लिख रहे हैं, और सब कोई कहता है कि नहीं हर बार हम अलग लिखते हैं, मैं भी यही प्रयास करती हूँ। लेकिन अंततः मेरी कहानियों में या उपन्यास में मैं खुद भी ये अब महसूस करती हूँ कि कहीं ना कहीं इस विचार का जो बार बार हर मंच से हम लोग बात करते हैं कि अगर रचनाकार हैं तो हमें मनुष्यता के पक्ष में रचना करनी है, वही एक सिरमौर विचार रहता है हमारे भीतर, जिसकी वजह से हम अपनी रचनाशीलता पर जोर देते हैं। और उसमें वो सायास नहीं होता, ये भी सच है आपकी बात कि जैसे जैसे वो हमारे अंदर उगता है, बढ़ता है, पलता है, पुसता है, और फिर आज यहाँ पर हमारी कलम से बाहर आता है। ये लेखक होने के लिए लेखक की शिनाख्त विचार से होती है। ये इस पर मंजुल जी आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले मिली जी से बात करते हैं। मिली जी चूँकि किताबों से लगातार गुजरती रहती हैं और हमेशा कुछ नया देने की कोशिश करती हैं। पेंगुइन जाना भी इसीलिए जाता है कि तो जो हम लोग स्मृतियों की बात कर रहे हैं, आप किस तरीके से जज करती हैं मौलिकता को? पहले तो मैं मेमोरीज़ के बारे में, क्योंकि मैं भी सोचने लग गई, ये ऐसी चीज़ है कि आप ये शब्द का भी नाम लो तो अपने आप दिमाग चला जाता है, बहुत डायरेक्शंस में चला जाता है। और मैं एक्चुअली वंदना जी से सहमत हूँ, आई एग्री विथ हर स्ट्रांगली, बिकॉज दो तरह के एक्चुअली इसका दो पहलू है। एक तो है कि हम कॉन्शियसली अगर कोई बहुत ऐसा कोई इंसिडेंट या मेमोरी होती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है हमारी पर्सनालिटी में और हमारे लाइफ में, तो वो हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर वो दिन, वो एज, वो क्या था, हम क्या पहन रहे थे, क्या कहाँ थे, सब मेमोरी में बिल्कुल इम्प्रिंटेड रहता है, तो वो बिल्कुल शार्प रहता है। और दूसरी टाइप की मेरे हिसाब से जो मेमोरी होती है वो अनकॉन्शियस मेमोरी भी होती है, जो हमारी वो पर्सनालिटी और हमारे हाव भाव का पार्ट हो जाती है। हम अनकॉन्शियसली उस मेमोरी से ऑपरेट करते रहते हैं। और आई थिंक राइटर्स के लिए भी पर्टिकुलरली नॉवेल्स, नॉवल राइटिंग एक ऐसी चीज़ है कि उसमें आप अपना पॉलिटिक्स और अपनी मेमोरीज और आप क्या है वो आप छुपा नहीं सकते। इट इज़ अ पॉलिटिकल एक्ट, राइटिंग इज़ अ पॉलिटिकल एक्ट। और आपने जैसे कैरेक्टर्स चूज़ किए, बैकग्राउंड, एज, इश्यूज, सब्जेक्ट, वॉइस, लैंग्वेज, स्टाइल, all of it is a reflection of what you're trying to say or what you want to comment on the world around you. तो ये जो चीज़ें हैं ये आप या तो कॉन्शियसली कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है, या नहीं आप सोच रहे फिर भी वो हो जाता है अनकॉन्शियसली। तो राइटिंग में ये आई थिंक ये एक बात है जो मैं सोचती हूँ और मैं देखती भी हूँ। जब मैं अगर आप किसी राइटर का आप नॉवल पढ़े या प्रपोजल भी हम पढ़ते हैं तो कभी वो आप बिना नाम के पढ़े
और अगर आप नाम के पढ़े तो आपको लग जाएगा कि वो कहाँ से आ रहा है, और और इससे मैं ये नहीं बोल रही कि ऑटोबायोग्राफिकल है, बायोग्राफिकल है, बट जो एक सेंसिबिलिटीज़ होती है, जो पॉलिटिक्स है, वो इश्यूज़ में और नॉवल में, राइटिंग में आ जाती है, उसको आप छुपा नहीं सकते। ये रचना में चीज़ें आ जाती हैं, हमारे विचार, हमारी राजनीति, हमारी समझ किसी न किसी रूप में रचना में आ जाती है। और वंदना जी का भी यही कहना है कि वही हमारी शिनाख्त है, लेखक की वही पहचान है। नहीं, बहुत सही बात है। कुछ चीज़ें अभी जो निकल के आई वो मैं देख रहा हूँ, 2-3 बातें इस पूरे में निकल के आई जिनके पॉइंट्स हैं। एक मौलिकता, एक पॉलिटिक्स और स्मृति। ये जो श्रुति और स्मृति का खेल है ये बड़ा पुराना है, आज का नहीं है। बेसिकली क्या है कि ये जो श्रुति और स्मृति है, ये सारा खेल नरेशन और नरेटिव का है। मेरे पिता ने अपने पिता से जो सुना वो उनके लिए नरेटिव बन गया। उन्होंने जो मुझे सुनाया वो उनका नरेशन था, और मैं अपने बेटे को जो सुनाऊंगा वो मेरा नरेटिव होगा। ये एक चक्र है। अब इसके बीच में मौलिकता का स्पेस कहाँ है? मौलिकता का स्पेस सिर्फ उस नरेशन और उस नरेटिव के बीच में वो एक्सपीरियंसेस हैं जो रचनाकार के अपने दिल के भीतर होते हैं, जिन्हें उसने अपनी दृष्टि से देखा होता है। और जब वो अपनी दृष्टि से देखता है तो वो उस समय की राजनीति से प्रभावित होता है, वो उस समय की राजनीति के तहत उसे देख रहा होता है। यही सबसे इम्पोर्टेंट है, यही सबसे ख़ास है अपनी मौलिकता को किसी भी समय में पहचान देने के लिए। मैं इन पूरे सेशंस में एक बड़ा खूबसूरत सेशन भी होने वाला है, मैं उसको देख रहा था, अज्ञे और निर्मल वर्मा पे। मेरे सामने अदिति महेश्वरी बैठी हुई हैं। इनके प्रकाशन से एक बहुत पतली सी किताब निकली थी निर्मल वर्मा जी की, और उसका नाम था इतिहास, स्मृति और आकांक्षा। पता नहीं वो बेस्टसेलर हुई या नहीं हुई, लेकिन स्मृतियों के बीच वो तीन भाषण थे निर्मल वर्मा जी के, जो उन्होंने उस खतरनाक दौर में दिए थे जिससे अभी तक हम उबर नहीं पाए हैं, लेकिन वो कोई नैरेटिव नहीं बना पाए, ऐसा कहा जाता है। मेरा ये मानना नहीं है। मेरा मानना ये है कि स्मृतियाँ सभी की होती हैं। स्मृतियाँ पशु और पक्षी की भी होती हैं, लेकिन वो निर्णायक जब होती हैं तो उनके भीतर एक रचनाकार जन्म ले लेता है। जब वो उसके भीतर अपने अनुभवों को साझा कर लेती हैं, वो स्मृतियाँ किसी अनुभव को साझा कर लेती हैं, तब वो स्मृतियाँ एक ऐसे नैरेटिव में तब्दील होती हैं, एक ऐसे आख्यान में तब्दील होती हैं जो साहित्य को रच देता है, जो साहित्य को एक नया वितान दे देता है, जो उसको एक अलग पहचान दे देता है। जो बात अभी इन्होंने कही, एक्चुअली है क्या कि हमारे प्रकाश उदय जी जो हैं वो कवि हैं। अच्छा, कवि तो वैसे भी बदनाम रहता है गोल गोल बातें कहने के लिए। हाँ, अरे तो जितना गोल गोल कहेगा उतना ही ठोस होगा भाई। राम की शक्ति पूजा जो है वो इतनी गोल गोल है कि अभी तक लोगों की समझ में नहीं आई, और एक लाइन हजारों की समझ में आ गई, और वो ये थी कि वो तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। लेकिन राम की शक्ति पूजा ना समझ में आई, बड़ी गोल गोल थी। तो ये जो गोल गोल का चक्कर है ये बड़ा ठोस होता है। जितना गोल, कबीर ने इतना सहज कहने के बाद इतना गोल कर दिया कि वो इतना ठोस हो गया कि वो कहते हैं कि अनहद जो है, मैं उन 2 पंक्तियों को भूल रहा, कुछ इस तरीके से है कि जो ही अनहद जगावे सोई कबीर डिगावे, या जो ही पाँचों चक्र, ऐसी कुछ लाइनें मैं भूल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो ये सारी चीज़ें जो स्मृतियों के साथ हैं वो एक नैरेटिव और नरेशन के फेर में फंसी हुई हैं, और वो चक्र चलता जा रहा है, वो लगातार चल रहा है, वो सृष्टि के साथ चलता रहेगा, वो हमारे और आपके बीच में चलता रहेगा, वो हमारी पीढ़ियों में चलता रहेगा, वो वस्तुओं के साथ चलता रहेगा, और वो वस्तुगत भी होता रहेगा। ये ऐसी स्थितियां हैं। इसमें ये माना जाए कि
जो बात मौलिकता की है उसको पकड़ा जाए कि क्या वाकई कुछ मौलिक भी है, क्योंकि अगर स्मृतियों के साथ है तो मौलिकता की पहचान साहित्य में क्या है, चिंतन के साथ बात अगर इस पर हो तो मुझे लगता है कि शायद कोई कंक्लूडिंग हम रिमार्क ले पाएँ इस पर। मैं इस चीज़ को चाहूँगा मॉडरेटर जी से कि वो इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो मौलिकता वाली बात, सॉरी मैंने मौलिकता वाली बात है तो बहुत दुनिया के महानतम लेखकों ने कहा है कि मौलिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर बार कुछ लिखा, जो आपने नरेशन और नैरेटिव की बात की, तो वो पीढ़ियों से युगों से चलता आ रहा है और इसीलिए ओरल हिस्ट्री आज तक ज़िंदा है, क्योंकि वो चलती आ रही है। और वो दिक्कत तब आती है जब हम उसी को अक्षरशः सही मानकर उसी की नकल पे बहुत कुछ रचना चाहते हैं। दिक्कत तब मौलिकता पे क्वेश्चन उठ सकता है। मौलिकता पे क्वेश्चन हर रचनाकार का जवाब ये होता है कि जो आपने एक इंगित किया, उसको पूरा नहीं कहा, कि हर का लिव्ड एक्सपीरियंस अलग होता है। हर पीढ़ी अपने समय से जूझती है और जो वो जूझती है और उसके बाद वो जो नैरेटिव्स की खोजबीन करती है, अगर करती है तो, हर कोई नहीं करता है, हर रचनाकार भी नहीं करता है, लेकिन जो करते हैं उसी में से वो कुछ मौलिक तत्व ले आते हैं जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का डायलॉग बनता है। वो हमारे समय की मौलिकता को डिफाइन करता है। बस बिल्कुल, मुझे लगता है कि राकेश मंजुल जी की बात को इन्होंने एक मोड़ दिया। एक कंक्लूजन तो हम नहीं कहेंगे, कंक्लूजन पर हम लोग पहुंच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये विषय कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए है भी नहीं और ये लंबे बातचीत की मांग रखती है।